जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं इनसेट का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको पेपर में एकदम ठीक ऐसा ही फील आएगा जब आप पेपर देने जा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 प्राइम नंबर्स आर रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर magnitudes. The product of first 3 is 385 and that of the last 3 is 1001. The largest given prime number is. अब देखिए, मैं हमेशा इस बात को बोलता रहता हूं कि जो अरिथमेटिक है ये आपका एक पैटर्न बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए। जैसे ही हमने देखा कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं और जिनका गुणा करने पर 385 आ रहा है, इनका प्रोडक्ट कितना है 385। 385 में यूनिट कितना है 5 है। अब यूनिट पे 5 तभी आ सकता है जब एक संख्या उसमें 5 हो, तभी 5 आएगा। तो हम समझ गए मामला कि अच्छा पहली संख्या 5 होगी, अगली वाली 7 होगी, अगली वाली 11 होगी, अगली वाली 13 होगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। अब जब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला 5 × 7 × 11, ये मिल गया आपका 385। और जब मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 7 × 11 × 13 तो कितना आ गया मेरा 1001 आ गया। समझ में आ गया कि जो सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों कौन सा है 13 है, 13 है। बात क्लियर। आपको ऐसे प्रश्नों पर यूं ही सोचना, क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर्स का कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, प्राइम नंबर्स की कोई प्रॉपर सीरीज नहीं बनती है। तो आप बिना एज्यूम किए इस सवाल को नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर हम 1 के अंतर पे लेंगे कि 2 के अंतर पे लेंगे, कितने के अंतर पे लेंगे, ये मुसीबत भरा काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, पहली बार के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। देखिए अगला सवाल क्या है। द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1720 सो एज टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब देखिए 1720 है, 1720 है और कह रहा है इसमें हम क्या ऐड कर दें जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो एक तो ये है कि हम इसको डिवाइड करके चलें। दूसरा, हमने तुरंत सोचा कि 2000 के ऊपर संख्या है। देखिए 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 1000, और 20 का क्यूब होता है 8000। 20 का क्यूब कितना होता है 8000। तो अब देखिए 10 के बहुत क्लोज संख्या है। जैसे ही मैंने 10 के ऊपर बढ़ा, 12 का क्यूब देखा तो 12 का क्यूब आ गया 1728। कितना आ गया 1728। पता चल गया मुझे यहाँ पर 8 प्लस करना है। कितना प्लस करना है दोस्तों 8 प्लस करना है। और एक चीज आप समझ लें कि कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर और 15 तक क्यूब, ये सारे सवाल एग्जाम में आज आए हुए हैं, बार बार के आए हुए हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा लर्न हो तो बहुत आसानी से आप बिना टाइम किल किए, बिना टाइम खर्च किए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। अब इसको सॉल्व करिए, बस इतने को सॉल्व करिए पहले आप। तो 5 नहीं 15, 15 4 19, 19/5, मतलब ये आ गया आपका 19/5। तो ये पलट जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा। मतलब अपने को क्या मिल गया 1 + 10/19 मिल गया। तो 19 × 19 10, 29, 29/19 हो गया, 29/19। अब ये पलट जाएगा तो 1 + 19/29 मिल गया। 29 × 29 और 19 कितना हो जाएगा 48, 48/29 आ जाएगा। और ये आपका सी ऑप्शन में है 48/29, 48/29। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत इसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच करने की जरूरत नहीं है। अलग से कोई फिर से हर एक सवाल के लिए एक एक नियम, एक एक ट्रिक। जैसे आप छोटे छोटे शॉर्ट्स देखते हैं, टीचर किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई मतलब कि बहुत बेमिसाल चीज़ बता देता है, लेकिन वो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को लेकर के सेट होता है। तो इसलिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स के साथ साथ ट्रिक का समन्वय होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका a³ + b³ + c³ -3abc अपॉन a² + b² + c² -ab - bc - ca है। जब भी इस
थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन फ्रैक्शन के रूप में आएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। ऐसे प्रश्न का आंसर हमेशा a प्लस बी प्लस सी होगा। क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी होगा, इसके सिवा कभी कुछ नहीं होगा। तो आ जाएगा आपका 1.4, जो कि पहले ही ऑप्शन में है। कितना? 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं दोस्तों। अगला सवाल देखिए। The average marks of 100 students were found to be 40। 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 40 निकाला गया। Later on it was discovered, बाद में यह देखा गया that a score of 53 misread as 83। एक नंबर था 53 जिसको गलती से रीड कर दिया गया 83। Find the correct average। देखिए 100 लोगों का जो एवरेज था वो 40 निकाला गया। बाद में ये पता चला कि एक संख्या जो 53 थी इसको 83 पढ़ लिया गया था। मतलब कितना ज्यादा पढ़ा गया था? 30 100 भागों में बढ़ जाएगा तो 0.3 सब पर पड़ा होगा। क्योंकि कम को ज्यादा पढ़ा गया था तो हम 40 में से 0.3 को घटा देंगे तो 39.7, यही 39.7 इज द करेक्ट आंसर। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अरिथमेटिक एकदम से पैटर्न बेस्ड सब्जेक्ट है। सिर्फ आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए, फिर टाइम नहीं लगना है। बहुत ही इजी, बहुत ही मतलब कि मजेदार सब्जेक्ट है भाइयों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बल्लेबाज के 10 पारियों के रनों का क्रिकेटर हैज अ मीन स्कोर ऑफ 60। देखिए 10 पारियों के रनों का उसका जो औसत है भाई 60 है। फाइंड आउट हाउ मेनी रन आर टू बी स्कोर्ड इन द 11th इनिंग टू रेज द मीन स्कोर टू 62। मतलब 11वीं पारी में वो कितना रन बना दे जिससे कि उसका जो एवरेज है उसके एवरेज में 2 रन की वृद्धि हो जाए। क्योंकि 60 से कितना हो जाए भाई? 62 हो जाए। अर्थात कि 2 रन 11 पारियों में बढ़ाना है। कहने का मतलब 22 रन उसको औसत से ज़्यादा बनाना है। अर्थात कि 82 रन बनाना होगा। कितना बनाना होगा? 82 बनाना होगा। जब वो 82 रन बना देगा तो 11th इनिंग में उसका जो एवरेज है वो 60 की बजाय कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है और उनका एचसीएफ 8 है। तो अगर संख्याओं का एचसीएफ 8 है इसका मतलब वो नंबर होंगे 8x और 8y। क्या है? 8x और 8y होगा। अच्छा, आपसे क्या करें कि उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो छोड़ो, फिर ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर नंबर गुणे नंबर, ये होता है। तो क्या ही फिर करना है? एलसीएम नहीं पता है, एचसीएफ 8 है, संख्याओं का गुणा करके 1280 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 8 × 12 150 और 10 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। यही उन संख्याओं का एलसीएम होगा दोस्तों जिनका एचसीएफ 8 और प्रोडक्ट मतलब गुणनफल 1280 है। ओके, आइए अगले सवाल पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। कोई ट्रायंगल है जो इसका पेरीमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है और ट्रायंगल का जो एरिया है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है। बस पैटर्न काम कर गया। सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है। जैसे ही पता चला सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है, हमारे दिमाग में एक ट्रिपलेट आ गया 8, 15, 17 का। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 8, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41 ये ट्रिपलेट्स हैं। ये आपको याद होने चाहिए। क्या क्या? 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। ऐसे ही 5, 12, 5, 12, 13 आपका ट्रिपलेट है। 5, 12 और 13 आपका ट्रिपलेट है। 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 आपका ट्रिपलेट है। 6, 8 और 10 आपका ट्रिपलेट है। 7, 24 और 25 आपका ट्रिपलेट है। ऐसे ही 8, 15 और
17 भी आपका ट्रिपलेट है। इसी क्रम में 10-15 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपको एकदम से लर्न होने चाहिए। अब हमने चेक करके देखा तो जब जोड़ा हमने तो 15, 8, 23, 17, 40, मतलब इसका जो परिमाप है वो 40 आ गया। जोड़ करके देखो ना, 8 + 15 + 17 बराबर 40 आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं इसका डेल निकालूं, क्षेत्रफल निकालूं, तो 1/2 × 8 × 15 ये भी 60 आ जाएगा। बात एकदम से 100% सही चल रही है जो इसने कहा था। अब मुझसे क्या पूछा, सबसे छोटी भुजा का मान क्या होगा? हमने कहा मेरे भाई सबसे छोटी भुजा का मान 8 होगा। मतलब कि ये पैटर्न ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में हर जगह लगने वाला है। मतलब जो मैं आपको बताता हूँ, मैथ से बढ़िया कोई सब्जेक्ट है नहीं, बस आपका अप्रोच बढ़िया होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस मस्त होना चाहिए, फिर आप ऐसे प्रश्नों को बहुत इत्मीनान से उड़ाते निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दो गोलों के पृष्ठों का आयतन। देखिए द सरफेस एरिया, तो जो गोले होते हैं ना उनके सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है R1² R2², ये बराबर कितना दिया है 4:9। यहाँ से पता चल गया कि R1:R2 ये 2:3 हो गया। अब आपको बता दूं जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो R1³ होता है मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा 8:27 हो जाएगा। 8:27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8:27। ओके, एकदम से कोई भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं मिला है जिसको आप कह दें कि बहुत परेशान करने वाला हो। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर दिया है मेरे भाई 2। कौन ऐसा बच्चा है जिसने क्लास 9th में बस ऐसे हल्के हल्के भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली हो तो उसको ये ना पता हो कि tan और cot दोनों एक एक होते हैं जब थीटा 45 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है 45, तभी यहाँ 2 आता है। तो यहाँ पावर में चाहे तुम 5 कह दो, चाहे 500 कह दो, ये एक ही आएगा। यहाँ पावर में चाहे तुम जो कह दो एक ही आएगा। और इस सवाल का उत्तर केवल 2 ही हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे लगता है जब भी आप इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में एक विजन जरूर आएगा, अच्छा ऐसे प्रश्नों को यूं बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45,000 ए स्टार्ट बिजनेस विद 45,000 आफ्टर 6 मंथ, बी इनटू द बिजनेस विद 80,000 आफ्टर 1 ईयर। अच्छा देखो ए का कितना रुपया लगा है, ए का लगा है मेरे भाई 45 रुपया 2 साल तक। जो बी है ना, बी का लगा है 80 रुपया और इसका 6 महीने बाद आया है तो 1.5 साल लगा है, 1.5 साल। और जो सी है ना, सी का लगा है मेरे भाई कितना 1,20,000 का मतलब 120 रुपया और ये 1 साल के लिए लगा है। बस बात खत्म, यही आपको सॉल्व कर देना है। तो 45 दूनी 90, यहाँ कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 तो 120 और यहाँ कितना हो जाएगा 120 ही हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल कर दो, 3:4:4। आप बता दो इतने प्यार से कैसे कोई किसी का मर्डर कर सकता है जितने प्यार से आपने किया है। इतने प्यार से कोई कैसे किसी की जान ले सकता है। कुछ है सवाल में, 45,000 का 45 लिया है, 80,000 का 80 लिया है, 1,20,000 का मतलब 120 लिया है। बस काम खत्म, क्योंकि वो जीरो तो कट ही जाना है। जब हम रेशियो में जा रहे हैं तो जीरो हमें परेशान करने वाला है नहीं। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पी और क्यू की आय का अनुपात। पी और क्यू 2 बंदे हैं जिनकी इनकम 3:4 के रेशियो में है और इनका जो एक्सपेंडिचर है वो 2:3 के रेशियो में है और दोनों ही 6,000 की बचत करते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के यहाँ तो इत्तफाकन इन दोनों का डिफरेंस सेम है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस सेम ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो सेविंग्स है ये बराबर ना हो। तो ऐसे क्रॉस गुणा कर लो। 3 का 3 में गुणा किया 9 आ गया, 2 का 4 में किया 8 आ गया, 9 और 8 का डिफरेंस 1 ले लिया। कितना ले लिया 1 ले लिया। यहाँ 6 का 2 में गुणा किया 12 आ गया और यहाँ 6 का 3 में गुणा किया 18 आ गया। 12 18 का डिफरेंस ले लिया 6 का मतलब 6,000, 6 का मतलब 6,000 क्योंकि ये 6,000 है
और ये भी 6000 है, सही है ना। तो मेरे भाई अगर एक बराबर 6000 है तो बी की पी की आय कितना है, आपने कहा 3, तो 3 बराबर 18000 हो जाएगा। एक बराबर अगर 6000 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, आपका जवाब होगा सर 3 बराबर 18000 हो जाएगा। ओके, आइए अगले सवाल पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या करें। a प्लस बी प्लस सी 26 है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 26 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये कितना दे रखा है 109 दे रखा है 109, सही है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आएगा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का मान 26 का स्क्वायर कर देंगे, 26 का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, 26 का स्क्वायर कर दूंगा 676 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान मैं पूछ ही रहा हूँ, और ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 109 है, तो 218 आके इधर घट जाएगा। 676 में से 676 में से 218 घट जाएगा, यही तो मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। 16 में से 8 गया 8, इकाई पर 8 चाहिए, तो 458 आपका इस सवाल का 458 इज द करेक्ट आंसर। बहुत छोटी सी बात है, 7-8 में आपने जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा तो हाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी आपने लर्न किया था। अलग बात है कि कहाँ पे फोल्डर है वो भूल गए हैं आप, इसको एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। यहाँ देखिए x प्लस 1/x बराबर मेरे भाई 5 है। ओके, सॉरी, ये x प्लस 1/x बराबर कितना है 3 है। अपन को चाहिए क्या x की पावर 5। अब या तो मुझे a प्लस बी के होल 5 का फार्मूला पता हो, और या तो हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दें। तो अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछूंगा तो ये 7 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर x प्लस 1/x बराबर p दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस 2 होता है, जान लीजिए आप। और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर p क्यूब माइनस 3p होता है, क्योंकि मैं इसका भी यूज करूंगा। तो जब मैं यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालूंगा तो p क्यूब का मतलब 3 × 9 = 27 में से 3p मतलब 9, तो ये 18 आ जाएगा। अब मैंने इसी का गुणा कर दिया तो x की पावर 5 आ गया, x आ गया, फिर कितना आ गया आपका 1/x आ गया, फिर 1/x की पावर 5 आ गया, और ये 126, इतने भर का मान 3 है। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर 126 माइनस 3, और आपका सही वाला आंसर कितना आ गया मेरे भाई 123। आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर है। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ एक बार होल स्क्वायर करना था, एक बार होल क्यूब करना था, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि हमें पावर 5 तभी मिल पाएगा, पावर 5 तभी मिल पाएगा जब हम x क्यूब का गुणा x स्क्वायर में कर दें। ओके, तो 15वां क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 63522 टू मेक द रिजल्ट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब अगर मैं 63522 से अगर मैं 18 को घटाता हूँ तो 12 में से 8 गया, 4 इकाई आएगा, बस इसी पे रुके रहिए। अब अगर मैं इस 22 में से, ये लास्ट का ले रहा हूँ केवल, 20 घटाऊंगा तो यूनिट 2 आएगा। अगर मैं 22 में से 24 घटाऊंगा तो 12 में से 4 गया, 8 आएगा, इकाई बस देखना है। और अगर मैं 22 में से 30 घटाऊंगा तो इकाई पे 2 आएगा।
अब अगर कोई बच्चा इस बात को जानता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर यही आपको 18 घटाना पड़ेगा, जिससे कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। यहाँ जब मैं घटा रहा हूँ, पूछा ना क्या घटाया जाए, तो मैं 20 को इसमें से घटा रहा हूँ तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, 24 को घटा रहा हूँ यूनिट 8 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका रूट से रिलेटेड है। ऐसे प्रश्नों में जब किसी संख्या को अंडर रूट के अंदर इनफाइनाइट टाइम तक प्लस या माइनस किया जाए तो सीधे आपको क्या करना है, संख्या का फैक्टराइजेशन करना है 1 के डिफरेंस पर। कितने के डिफरेंस पर, 1 के डिफरेंस पर। जैसे 12 का फैक्टर 2 हो गया 4, 3। अब यहाँ अगर ये कड़ी पॉजिटिव है तो बड़ा वाला फैक्टर हमेशा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, मतलब इस प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 5+, अब देखिए ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है। रूट में 5 + 2√6। बस आपको इतना समझना है कि ये रूट, इस रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी कभी इस टाइप के रूट का क्वेश्चन इस टाइप का है जहां रूट a + रूट b जैसा कुछ दिखाई दे, तो सिर्फ आपको ये देखना, अगर यहाँ 2 दे दिया है तो क्वेश्चन फिर बहुत इजी नेचर का है। फिर आप 5 का 2 फैक्टर करो, जिसको प्लस करो तो 5 आए और मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए, ये वाला 6 आ जाए। सही है, तो हम समझ गए कि ये 3 और 2 है। क्या है, 3 और 2। बस तुरंत इसका मान आ गया मेरे भाई √3 + √2। क्या, √3 + √2 आ गया, √3 + √2। अब एक बात समझना, जैसे अगर मान लो √3 + √2 है, अब इसको अगर मैं 1 में लिखूंगा √3 + √2, तो ये √3 - √2 हो जाएगा। बस क्या, अगर रूट में दी हुई संख्या के बीच में 1 का डिफरेंस है तो उसको जैसे 1 करेंगे तो बस वैल्यू माइनस में आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आ गया √3 + √2, यहाँ माइनस √3 - √2, क्योंकि देखो ये भी वही है। तो ये अब यहाँ नीचे तो प्लस में था, ऊपर गया तो माइनस में हो गया। फिर ये क्या आ गया मेरे भाई, √3 + √2 माइनस √3 + √2। √3 से √3 कैंसिल हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2√2, जो आपके फर्स्ट ऑप्शन मतलब कि ए ऑप्शन में है। बात समझिए, बढ़िया सवाल है। लेकिन ऐसे प्रश्नों पर अगर आपका अप्रोच सही है तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में 9 कर्मचारियों में 1 महिला है, मतलब कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 8:1 है। क्या है, 8:1 है। महिला 125 है, तो 1 = 125 है। तो क्या बोल रहा है, कुल कर्मचारी, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 1025 आ जाए। कितना आ जाएगा, 1 है, देखो 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 × 1 9, 9 × 9 और 2 11, 9 × 9 और 2 11, 1125 आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या कहा बोला है, इन अ फैक्ट्री 1 out of every 9 is a female worker if the number of female worker is 125 the total number of worker। तो मेल और फीमेल 8:1 है, 8 और 1 9 हो गया। देखो 9 में 1 है, 1 यूनिट का मान दिया 125, तो 9 का मान हो जाएगा 1125। कितना, 1125। यहाँ यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, तो जब भी कभी यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होगा तो वो 0 ही रहेगा, अगर 1 होगा तो 1 रहेगा। यहाँ 2 है लेकिन 2 का स्क्वायर ही करना है केवल, तो 4 आ जाएगा। और यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर करना है तो 9 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 9 + 4 13, एक 14, 14 में यूनिट डिजिट हमारा 4 है, अर्थात कि ये वाले सवाल का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, धारा की दिशा में नाव की गति 12 है, धारा के प्रतिकूल नाव की गति 8 है। धारा की दिशा में मतलब कि डाउन स्ट्रीम ये 12 है और अप स्ट्रीम कितना है, अप स्ट्रीम ये 8 है। तो यहाँ से
हमें शांत जल में नाव की चाल देखना है इन स्टिल वाटर, तो 12 + 8/2 मतलब ये हो गया 12 8 20/2 का मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा है किसकी, शांत जल में नाव की चाल है। अब जब 24 किलोमीटर उसको जाना है, 24 किलोमीटर अगर शांत जल में उसको जाना है तो कितना टाइम लगेगा, 2.4 आवर लगेगा, 2.4 आवर। अगला, एक बोतल में वाइन और पानी का रेशियो इन अ बॉटल, द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इज 3:1, व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सर शुड बी टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर सो दैट द न्यू रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर में बिकम 1:1। तो देखो पहले कितना था, 3:1, तो इसमें वाइन कितना था, तो आपने कहा सर 3/4, क्योंकि वाइन एंड वाटर 3:1 के रेशियो में है, तो वाइन 3/4। हम क्या कर रहे हैं ना, मिक्सर निकाल करके इसमें वाटर मिक्स कर रहे हैं, मिक्सर निकाल ले रहे हैं और वाटर मिक्स कर रहे हैं, तो वाटर में वाइन कितना होगा, 0, और मिला देने पर कितना हो जाए, 1:1 में वाइन कितना है, 1/2, तो यहाँ कितना आएगा 1/2, यहाँ कितना आएगा मेरे भाई 2/4, 3/4, 1/4। तो जब मैं इसको रेशियो में ले जाऊंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 2:1 आ गया, 2:1, इसका रेशियो 2:1। तो ये वाला पार्ट है, सेकंड वाला जो पार्ट है ये कितना होगा, 1/3, और यही आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, 1/3। बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन रूल ऑफ एलिगेशन से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मिक्सर में वाइन कितना था, 3/4 था, 3:1 का रेशियो है। हमने मिलाया, उसमें पानी है, पानी में शराब नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, मिला देने पर 1:1 हो गया तो 1/2 हो गया, इसका रेशियो 2:1 आया। यही वाला पार्ट मिलाया गया है तो ये 1/3 हो जाएगा, यही इसका करेक्ट वाला आंसर होगा। 5 sin थीटा, देखो क्या दिया है, 5 sin थीटा, 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन, फिर यहाँ रख दो 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा ना 4 2 6, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा, 6/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टेक्नोमेट्री नहीं लगाना है, केवल रेशियो पे काम हो जाएगा, किस पर, रेशियो पे काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट का ही यूनिट में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। देखो 3 का 8 में करो, 3 8 24, 4 आ गया, 4 का 7 में करो, 7 चौका 28, 28 का 8 आ गया, 8 का 6 में करोगे 48, 8 आ जाएगा, मतलब इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, ये क्वेश्चन 2 स्टेप पे सॉल्व होता है, फर्स्ट सेकेंड लास्ट। तो यहाँ कितना आएगा, 3 1 3, 2/3, दूसरे में कितना आएगा, 4 1 4 में से गया 3/4, और ऐसे ही लास्ट में आएगा 99/100। अब सिर्फ आप देखिए पहले स्टेप में आप देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर कट जा रहा है, इसका हर कट जा रहा है, तो अगर इसका हर कट जा रहा है तो इसका हर मतलब इसका अगर अंतिम पद का अंश बचेगा, अंतिम पद का अंश बचेगा, सॉरी पहले पद का अंश बचेगा तो अंतिम पद का हर बचेगा, मतलब ये हो जाएगा 2/100 बोले तो 1/50, जो कि आपके सी ऑप्शन में है, कितना, 1/50। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, बुलंद सवाल है, x + y बराबर 2z है भाई, x + y बराबर क्या है, 2z। पुटिंग द वैल्यू, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, कौन है माई कलाल इस संसार में जो सवाल सॉल्व कर पाएगा आसानी से, तीनों का अलग अलग मान निकाल पाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, सिमेट्री लगा दो। अगर हम कह दें x बराबर y बराबर z बराबर 2 है, तो क्या किसी को चक्कर, बेचैनी, घबराहट जैसी कोई समस्या आएगी, देखो ना 2 + 2 4, 2 दूनी 4, बात तो सही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ले जाके वैल्यू पुट कर दो फिर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2/2 में से 2 गया 0, और 2/2 में से 2 गया 0। आप समझ गए इस प्यारे से सवाल का जवाब कितना होगा भाई, 0 होगा। पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये विशाल स्पेशल तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। तो ये रहा दोस्तों हमारे इनसेट के भाइयों के लिए 25 क्वेश्चन अरिथमेटिक का। उम्मीद करता हूँ जब भी आप मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर हूबहू ऐसा ही आता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, मैं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेस। तो आपके लिए लेकर आए हैं कि शानदार इनसेट का मॉडल पेपर, इनसेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं,
कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल होता है, क्या पैटर्न है, क्या स्टैंडर्ड है, सब कुछ बताएंगे आपको इसी मॉडल पेपर के थ्रू। तो पेपर को शुरू से अंत तक देखना कतई मत भूलिए, शुरू से अंत तक देखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका सॉरी पहला क्वेश्चन है आपका, तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है आपका पेरिल। पेरिल क्या है? पेरिल मतलब होता है खतरा। पेरिल का मतलब होता है खतरा। पूछ रहा है भैया साइनो क्या है इसका? साइनो मतलब कि सिमिलर मीनिंग रखने वाला वर्ड। तो खतरा, खतरा के लिए कोई दूसरा वर्ड, ये देखो भैया हम सब लोग जानते हैं डेंजर का मतलब भी क्या होता है? खतरा ही होता है। तो पेरिल और डेंजर बोथ आर सिमिलर वर्ड्स। एग्जामिनेशन में साइनो वर्ड नहीं करके देता है, बोलता भैया सिमिलर वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, नियरेस्ट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। अगर डायरेक्शन में नियरेस्ट वर्ड दिया गया हो या सिमिलर वर्ड दिया गया हो तो समझ जाना कि वो आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। अंडरस्टूड? चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन साइनो का था, दूसरा क्वेश्चन भी आपका जो है साइनो का ही है। दूसरा क्वेश्चन भी साइनो का है। वर्ड क्या है? मेलैंकली मतलब होता है उदास, उदासी, उदासी की अवस्था। तो भैया आजकल भैया लोग पूछ रहे हैं यार आप बहुत डिप्रेस्ड हैं भैया, क्या बात उदास का है भैया, क्यों आप डिसअपॉइंटेड हैं? तो भैया मेलैंकली का पूछ रहा है साइनो, और मेलैंकली का मतलब होता है उदास। तो उदास का एक सिमिलर वर्ड दूसरा है डिप्रेस्ड। तो दिस वन इज द साइनो ऑफ मेलैंकली। दो आपके साइनो हो गए। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एलिगेंस। एलिगेंस होता है शिष्टता, सज्जनता, सुंदरता। ठीक, एक वर्ड की देखो बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको उसका हिंदी समझना है। यहां पर एलिगेंस का पूछ रहा है अपोजिट वर्ड। एलिगेंस शिष्टता, सुंदरता, सज्जनता। अब देखो भाई इसका अपोजिट वर्ड क्या है? तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका ग्रेसलेस। वेमेंस होता है जोश, उत्साह, ऑप्शन ए। फ्रेग्रेंस खुशबू होता है, ऑस्टेंटेशन होता है दिखावटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, यानी कि एक अपोजिट वर्ड हो गया। जब आपके एग्जामिनेशन में पूछता है एंटो तो उसमें डायरेक्शन में देता है फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट मतलब कि एंटोनिम। सिमिलर या नियरेस्ट मतलब होता है सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन सामान्य आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। द स्टडी ऑफ इलेक्शन, जो चुनाव का विश्लेषण करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चुनाव विश्लेषण जो होता है, चुनावी विश्लेषण, उसको इंग्लिश में कहा जाता है सैफोलॉजी। दैट इज कॉल्ड सैफोलॉजी। में होता है चुनाव का एनालिसिस या विश्लेषण। तो ये क्या है भैया? इसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, हम अगर इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के स्थान पर एक सिंगल वर्ड यूज करना चाहें तो इन चारों में से कौन सा वो पार्टिकुलर वर्ड हो सकता है जो हम एक यूज कर दें तो इसके इक्विवेलेंट हो जाए? तो दैट इज सैफोलॉजी और दिस इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन ये भी आता है आपके यहाँ। नेक्स्ट देखें आप। अगला पूछ रहा भैया कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में अगर 4 वर्ड्स हैं तो भैया 4 में से यहाँ पूछेगा करेक्टली, तो चारों में से कौन सा एक सही है? विच वन या विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ट, किसको सही, किसकी स्पेलिंग सही है, ये फाइंड आउट करना है आपको। अब देखिए एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन में भैया एडल्ट, ADUL, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। बाकी सारे वर्ड, सब वर्ड तो एक ही है, 4 तरीके से लिखा गया है, बाकी सब के सब क्या हैं? रॉन्गली स्पेल्ट हैं। दैट्स वाई ऑप्शन इज राइट हियर। स्पेलिंग करेक्शन भी आता है, एक पूछता है कभी कभी करेक्टली स्पेल्ट, समटाइम्स कभी कभी पूछता है भैया कि रॉन्गली स्पेल्ट पूछ लेता है। अब यहाँ देखो फाइंड आउट द रॉन्गली पूछ रहा है। अब इन चारों में से 3 की स्पेलिंग सही होगी, एक की गलत होगी। तो किसकी गलत है? अब देखो भैया कोरिलेटिव, कॉन्सर मतलब होता है विशेषज्ञ, कमीशन आयोग होता है, क्रोनोलॉजी मतलब होता है घटनाओं का क्रम। तो कोरिलेटिव यहाँ पर देखो गलत है आपका, यहाँ पर एक आर और रहेगा, कोर रिलेटिव होता है, रॉन्गली फाइंड आउट करना है। दिस वन इज राइट, दिस वन इज आल्सो राइट, दिस वन इज आल्सो राइट, ओनली दिस वन इज रॉन्ग एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज राइट हियर। ऑप्शन ए इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 6,
यानी कि स्पेलिंग करेक्शन आता है तो उसमें रॉन्गली स्पेल्ड समटाइम्स पूछता है, समटाइम्स पूछता है विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, अगला आ गया, इसको हम बोलते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका लिटरल मीनिंग तो कुछ और होता है लेकिन जिसका फिगरेटिव मीनिंग कुछ और होता है। तो इसका हमको फिगरेटिव मीनिंग समझना है। लीप इन द डार्क, आप अंधेरे में छलांग लगा रहे हो, यानी कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। केयरलेस एक्शन, ऐसा कोई काम आपने स्टार्ट कर दिया जिसका रिजल्ट आप जानते ही नहीं हो कि क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हम बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेज। अब देखो अगला क्वेश्चन भैया, ये है आपका पैसिव। अच्छा, सेंटेंस आपका एक्टिव में दिया गया है। कभी कभी सेंटेंस एक्टिव में होता है तो उसको पैसिव में करना होता है। अगर वो क्वेश्चन ही आपका पैसिव में है तो उसको एक्टिव में करना होता है। खैर, यहाँ पर डिड आया है तो डिड हमेशा एक्टिव वॉइस में ही आता है, पैसिव में आता ही नहीं है। एक्टिव में है, पैसिव में करना है। क्या करोगे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्टेड है। इन जनरल क्वेश्चन वर्ड के बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। अगर आपका एक्टिव वॉइस में किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद में डिड आया हो तो जब उसका हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो हमारा पैसिव उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा और उसके जस्ट आफ्टर पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यहाँ डिड है, पैसिव में वाज या वर आ जाएगा। अब देखो, व्हाई के बाद इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया, कुडा कर दिया, यहाँ पे डिड कर दिया, वाज आएगा भैया। ये पास्ट का इंडेफिनिट है। पास्ट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है डिड और पैसिव वॉइस में होती है वाज या वर, तो यहाँ पर वाज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो ये आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द टीचर सेड लेट द बॉय गो होम। हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये जो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो मेंशन्ड आपका स्टेटमेंट है, अगर ये आपका इंपरेटिव है, अगर ये वर्ब से स्टार्ट, लेट क्या है हमारी, लेट एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कोई आपका ये रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट है और लेट के बाद में अस ना आया हो, लेट के बाद में अस ना आया हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के यानी लेट से स्टार्ट जो रिपोर्टेड स्पीच हैं, इनका जब इनडायरेक्ट में कन्वर्जन होगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट में लेट के बाद में माइट वर्ड आना चाहिए, माइट मॉडल वर्ब। देखो भैया, माइट कहीं आया है, यहाँ आ गया कैन, यहाँ आ गया वुड, यहाँ आ गया में, माइट केवल एक ही में आया है। आपका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नरेशन है आपका। वी वर लिविंग इन देहरादून, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। अच्छा भैया, ये जो है आपका टेंस है पास्ट का कंटिन्यूअस। पास्ट के कंटिन्यूअस को हम लोग चेंज कर देते हैं पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जहां वर है वहां हैड बीन हो जाएगा। अब देखो भैया, हैड बीन कहां पर है, हैड बीन कहां पर है, ये देखो हैड बीन यहाँ भी है, हैड बीन यहाँ भी है। इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर दिस जो है एक एडिशनल वर्ड, सुपरफ्लुअस वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया है। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। योर ऑप्शन इज, ऑप्शन ए इज राइट हियर, क्योंकि आपका वर्ड जो है कन्वर्ट होगा हैड बीन में। हैड बीन यहाँ आया नहीं है और इसमें भी नहीं आया है, केवल दो में आया था, उसमें दो में से एक में उन्होंने दिस एक वर्ड अलग से जोड़ दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया। बचा ए, तो ए आपका सही आंसर हो गया। दो नरेशन मैंने आपको बता दिया, एक वाइस, इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दो साइनो, दो एंटो, यही आपका पैटर्न है आपके एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक। ग्रामर को पूछने के देयर आर 3 पैटर्न्स, 3 पैटर्न पर ग्रामर पूछा जाता है। एक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस फिलर या फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया होगा और ये इसमें कोई ग्रामर का कंसेप्ट पूछा जाएगा। चलो भाई, नेवर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो समझ जाना कि उस सेंटेंस में नेवर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब का आना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अप्लाई होगा रूल ऑफ इन्वर्जन। नेवर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में रूल ऑफ इन्वर्जन अप्लाई होता है। दैट्स वाई इसके तुरंत बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा, गलत हो गया क्योंकि मेट है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म डिड नहीं आ सकता।
मैंने कहा कि पहले सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब आफ्टर दैट सब्जेक्ट, ये भी गलत हो गया। तो दिस वन इज़ राइट हियर, क्योंकि यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया। तो आपका ऑप्शन ए रूल ऑफ इन्वर्जन है आपका। नेक्स्ट, द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव। आप देखिए, कोई भी चीज़ हो समय से पहले आ जाए, विद इन या इन का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ किसी एकदम राइट समय पर आए, जैसे मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन का टाइमिंग है 7:20 और वो 7:20 ही पर आ रही है, तो अराइव ऑन होगा, वहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अराइव ऑन, अराइव ऑन। अगला क्वेश्चन देखें, ये सब ग्रामर के सेंटेंस फिलर हैं या फिल इन द ब्लैंक बोलते हैं इसको। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ। कौन? जिसने आपको प्रपोज किया, जिसने। तो यहाँ पर आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा whom, क्योंकि जिसको का, जिसको सॉरी, जिसने आपको प्रपोज किया, जिसने आपको, तो जिसने की इंग्लिश होती है whom। नेक्स्ट, ये भी आपका सेंटेंस फिलर है, ग्रामर का ही क्वेश्चन चल रहा है अभी। इफ़ आई मीट हिम, यदि मैं उससे मिलूंगा। इफ़ के बाद में वर्ब आई है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई के साथ में V1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो दूसरी वाली वर्ब आएगी, सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पर एक मॉडल वर्ब आना चाहिए। मॉडल वर्ब 5 विल, शैल, कैन में और मस्ट, 5 में से कोई आ सकता है। वुड नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा। यहाँ पर विल आएगा, यहाँ पर विल, शैल, कैन में और मस्ट, 5 में से एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस किसी को यूज़ किया जा सकता है। अगर इफ़ के बाद में आने वाली वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरा वाला जो आपका वर्ब आएगा वो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, या में, कैन, विल, शैल या मस्ट के साथ में V1। सुनील इज फार सुपीरियर। देखो, सुपीरियर के बाद में कभी देन नहीं आता है। वैसे तो आपका एक कंपैरेटिव डिग्री है, नो डाउट, कंपैरेटिव डिग्री अपने बाद में देन लेता है, लेकिन कुछ आपके ऐसे कंपैरेटिव डिग्रीज हैं जो अपने बाद में देन नहीं बल्कि टू लेते हैं। उसी में से आपका सुपीरियर भी है। आगे देखें, यानी कि पार्ट बी में एरर है इसमें। इसको हम बोलते हैं स्पॉटिंग एरर, जैसे को हम बोलते हैं कॉमन एरर। ग्रामर को ही पूछने का ये दूसरा पैटर्न है आपका। एक पहले आया था सेंटेंस फिलर, जिसमें ऑप्शन गिवन होते थे, सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस। और इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, पूछेगा वही कंसेप्ट, ग्रामर ही पूछेगा, लेकिन इसमें एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस के 3 पार्ट्स A, B और C। तो पूरे सेंटेंस में किसी पार्ट में कोई एरर हो ग्रामर का, तो वही आंसर हो जाएगा। हो सकता है सेंटेंस अपने आप में ग्रामेटिकली सही हो, तब फिर आपका आंसर हो जाता है नो एरर। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि सुपीरियर, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ही हैज़ रेड, उसने पढ़ लिया है शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर के नाटकों को। हु इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हु आपका क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, शेक्सपियर के लिए आया है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि अगर पॉसिबल हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो एंटीसीडेंट हो वो रिलेटिव प्रोनाउन के एकदम क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, रिलेटिव एंटीसीडेंट को रिलेटिव प्रोनाउन से दूर कर दिया। यहाँ होना चाहिए था ही हैज़ रेड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हु इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, यानी इसके जस्ट बिफोर आपको शेक्सपियर को मेंशन करना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर पार्ट बी में एरर हो गया। यहाँ पर द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आप कर देंगे, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सम ऑफ हिज ब्रदर, ये देखो इसको हम बोलते हैं भैया हमारा है कंपाउंड नाउन। दिस वन इज अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, किसी भी कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल फॉर्मेशन करना होता है तो उसमें का हेड वर्ड कौन सा है, जो हेड वर्ड होगा उसी में एस या एस ऐड ऑन किया जाएगा। तो भैया ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ में ये जो फर्स्ट वर्ड होता है ये आपका हेड वर्ड होता है। जब प्लूरल बनाना है इसमें एस लगाओगे तो आप कर दोगे ब्रदर्स, कर दोगे आप ब्रदर्स इन लॉ। ला में एस नहीं जुड़ेगा, ब्रदर हेड वर्ड है उसमें जुड़ेगा।
ये आ गया। दिस वन इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस को डिस्पर्स कर दिया गया है, स्प्लिट कर दिया गया है। अब उसको फिर जोड़ करके एक कंप्लीट सेंटेंस आप बना दीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट इसमें दिया गया है, इन हिज लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन। अब इसके बाद में ना तो एंड जुड़ेगा और ना ही बट जुड़ेगा। अपने पूरे जीवन, कौन? मनपसंद इज द नेम ऑफ अ पर्सन। इन हिज लाइफ टाइम, मनपसंद अर्न, उन्होंने कमाया, वर्ल्ड वाइड फेम, पूरी दुनिया में शोहरत कमाया, एंड और इमेंस वेल्थ, बहुत संपत्ति कमाई। यानी कि वन के बाद में पहले क्यू आएगा, आफ्टर दैट पी, क्यू पी है कहीं भाई? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी आपका पी क्यू आर एस है। When rescuers arrived, और अराइव्ड के बाद में अगर आपको स्थान मेंशन करना है तो एट लगा दीजिए। अराइव्ड कहाँ पर? जब बचाव कर्मी कहाँ पहुँचे? उस रुइंस पर पहुँचे, एट द रुइंस। स्टार्टिंग आर से होगा। देखो आर से कोई है, सी वाला दिया है, सही हो गया आपका। फिर लास्ट में आपको एक आ गया पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर क्या करना है भैया, इसमें फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट गिवन। इसमें आप ढूंढिए कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा बन सकता है। द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई बट, इसका मतलब कि क्यू से स्टार्ट होगा और उसके बाद में आएगा एस, तो क्यू के बाद में आपका एस है। इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं। ये भैया पी के बारे से होता है, बहुत आसान होता है। अगर ग्रामर का थोड़ा सा आपको जानकारी हो, थोड़ा सा नहीं बल्कि ठीक ठाक जानकारी हो, तुरंत पकड़ में आ जाता है। ठीक भाई, अगला देखें। ये आ गया आपका, इसको हम बोलते हैं पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन। चलो तेजी से मैं पढ़ा देता हूं इसको, बहुत तेजी से। एक पैसेज दिया जाएगा जिसको अनसीन पैसेज कहते हो, जिसको आपने पढ़ा नहीं है, और फिर इसी पर बेस्ड 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। तो उन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में से ढूंढने होंगे। चलो मैं पढ़ाता हूँ पैसेज। 2 बाइक born youth snatched a gold chain worth ₹60,000 from a 35-year-old homemaker in Salt Lake on Thursday morning, 2 days after a Bangalore-based woman was robbed in the township in similar fashion। यहाँ पर फुल स्टॉप आया, 2 से स्टार्ट हुआ, फैशन पर स्टार्ट हुआ। दिस वन इज अ सिंगल वन सेंटेंस, एक सेंटेंस है। 2 बाइक पर सवार नौयुवक, उन्होंने स्नैच कर लिया, छीन लिया एक सोने का चेन जिसकी कीमत थी 60,000 रुपये। किससे छीना? एक 35 वर्षीय वृद्ध महिला से, जो कि होम मेकर थी। होम मेकर मतलब गृहिणी होता है, हाउसवाइफ होता है। कहाँ पर? इन साल्ट लेक, स्थान का नाम है। दिन कौन सा था? थर्सडे। समय क्या था? मॉर्निंग का समय था। कब? 2 डेज आफ्टर, 2 दिन के बाद। बेंगलोर बेस्ड जो वुमेन से टाउनशिप में इसी प्रकार से 2 दिन पहले छिनैती की गई थी। अराउंड 7:30, लगभग 7:30 बजे, एट बीजी ब्लॉक, बीजी ब्लॉक को यह स्थान है। कैस्तोपुर रेजिडेंट सुजाता, कैस्तोपुर की रहने वाली सुजाता डे वाज वॉकिंग होम, पैदल घर जा रही थी। आफ्टर ड्रॉपिंग हर सन इन स्कूल, अपने पुत्र को स्कूल में छोड़ने के बाद वो पैदल घर जा रही थी। कैस्तोपुर की रहने वाली सुजाता डे। कब? 7:30 बजे की बात है। वैन, उसी समय, द यूथ्स, नवयुवकों ने, वियरिंग, जिन्होंने पहन रखा था, फुल मास्क हेलमेट्स, जिन्होंने फुल मास्क हेलमेट पहन रखा था, दैट कवर्ड, जिसने कि ढक रखा था उनके चेहरों को, स्नैच्ड, उन्होंने उन लोगों ने छीन लिया, द चेन फ्रॉम बिहाइंड एंड स्पेड अवे। यानी जो सुजाता डे हैं, जो कैस्तोपुर की रहने वाली हैं, 7:30 बजे ये अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ करके घर वापस आ रही थी पैदल। तो 2 नवयुवक जो कि बाइक पर सवार थे और हेलमेट लगाए हुए थे जिससे उनका चेहरा कवर्ड था, उन लोगों ने आकर के इनका चेन पीछे से खींच लिया और भाग गए। आई वॉज वॉकिंग बैक टूवर्ड्स द कैस्तोपुर
फुट ब्रिज, मैं फुट ब्रिज पर पैदल वापस आ रही थी बच्चे को ड्रॉप करके। टॉकिंग विथ अ फ्रेंड व्हेन आई फेल्ट अ टग एट माई नेक, बता रहे कि मैं अपने एक सहेली के साथ में बात करती हुई उस ब्रिज पर पैदल आ रही थी, वापस आ रही थी अपने केस्तोपुर। तभी आई फेल्ट अ टग एट माई नेक, मैंने अपने गले में थोड़ा सा खिंचाव महसूस किया। टग मतलब होता है खिंचाव। विद इन मूवमेंट्स, कुछ ही क्षण में, माई चेन वाज इन द हैंड्स ऑफ द पिलियन राइडर, मैंने देखा, मुड़ के देखा तो बाइक पर जो पीछे बैठा व्यक्ति था, उसको बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को बोलते हैं पिलियन राइडर। जो पीछे बैठा व्यक्ति था बाइक पर, उसके हाथ में मेरा चेन था। वी रैन फॉर अ डिस्टेंस, वी रैन फॉर अ डिस्टेंस, हम लोग कुछ दूर दौड़े, चेजिंग देम, उसका पीछा करते हुए, बट दे सून टुक अ शार्प टर्न एंड वी लॉस्ट देम, आगे जाने के बाद वो एक टर्न ले लिए, मुड़ गए एक जगह, तो हम लोग उनको पा नहीं सके, उनको पकड़ नहीं सके। डे ने ये बात बोला। सी सेड, उन्होंने कहा कि सी कुड नॉट टेक डाउन द बाइक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वो जो है बाइक का नंबर भी नोट नहीं कर पाई। आई कैन ओनली रिकॉल, मुझे केवल इतना याद है, दैट इट वाज ऑरेंज, कि उनके बाइक का कलर ऑरेंज था। डे डायल्ड 100, डे ने 100 नंबर डायल किया पुलिस से हेल्प लेने के लिए। द पुलिस हेल्पलाइन फ्रॉम हर सेलफोन, अपने मोबाइल से। शी वाज डायरेक्टेड टू लॉज अ कंप्लेंट विथ विधान नगर ईस्ट पुलिस, पुलिस ने उनसे कहा कि भाई आप जाकर के एक कंप्लेन रजिस्टर करवा दें, आफ्टर दैट कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। पैसेज का रिमेनिंग पार्ट। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे की सुबह, 2 बाइक बॉर्न यूथ, 2 बाइक पर सवार नवयुवक हैड स्नैच्ड, उन्होंने छीन लिया अ चैन फ्रॉम पपिया रॉय चौधरी, महिला से, नियर हर होम इन AE ब्लॉक। फिर ऐसे मतलब ये बैक टू बैक जो है वारदात हो रहे थे, चैन छीनना, लूटना पाटना, ये सब काम चल रहा था। द बैक टू बैक स्नैचिंग, मतलब लगातार जो स्नैचिंग छिनैती वाला काम चल रहा था। हैव प्रमोटेड टाउनशिप रेजिडेंट्स टू डिमांड स्ट्रिक्टर पॉलिसिंग, ये जो आए दिन जो है छिनैती हो रही थी, इस चीज़ ने मजबूर किया कि लोगों ने कहा भाई देखो अब यहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाए, नहीं तो आए दिन जो है छिनैती हो रही है। साल्ट लेक इज़ बिकमिंग अनसेफ, ये हमारी जो एरिया एकदम क्या हो असुरक्षित हो गई है, मतलब यहाँ पर सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं। क्रिमिनल्स आर रॉबिंग रेजिडेंट्स एट विल, इच्छानुसार जो चोर डकैत हैं लोगों को लूट रहे हैं। द पुलिस शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स, पुलिस को सख्त कदम उठाना चाहिए। सेड श्रीमॉय सेन, अ रेजिडेंट ऑफ AB ब्लॉक। ये घटना है भैया कहीं की, कोई महिला थी, अपने बच्चे को ड्रॉप करके स्कूल में आ रही थी अपने घर, अपने सहेली से बात करते हुए रास्ते में कुछ 2 चोरों ने जो है इनके चैन को छीन लिया। लोगों ने पीछा किया लेकिन उनको पकड़ नहीं सकी, उनको पहचान नहीं पाए कि वो लोग हेलमेट पहने हुए थे। ये पूरा स्टोरी है। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, उनका आप आंसर दें। होम मेकर इज़ अ सिनोनिम, अच्छा कई सारे एग्जाम में देखा जाता है कि पैसेज से एक वर्ड निकालता है जस्ट लाइक दिस, और पूछता कि भैया इसका साइनो या एंटो क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर जो पैसेज है उसमें एक वर्ड आया है स्टार्टिंग में होम मेकर, जिसका मतलब होता है हाउस वाइफ। वही पूछ रहा है कि होम मेकर का साइनो आप क्या बताओगे, तो हो जाएगा हाउस वाइफ हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखें। द होम मेकर स्टेड इन, जो होम मेकर थी वो कहाँ की रहने वाली थी, उसमें बताया गया कि होम मेकर जो जिनका चेन छीना गया, जिनका नाम था सुजाता डे, जो कि केस्तोपुर के रहने वाली थी, स्टार्टिंग में बताया गया है। सी बिलोंग टू केस्तोपुर, केस्तोपुर की रहने वाली थी। नेक्स्ट, द थीव्स वेयर चेस्ड बाई, उन दोनों चोरों को किसके द्वारा पीछा किया गया था भाई। सुजाता डे अपनी एक सहेली के साथ में बात करती हुई अपने घर वापस लौट रही थी। जब उनके चेन को छीना गया तो इनकी सहेली और सुजाता डे दोनों ने उसको दौड़ाया, यानी कि सुजाता डे एंड हर फ्रेंड, और उनकी सहेली दोनों ने पीछा किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। अगला क्वेश्चन देखें।
वाई कुड सुजाता डे नॉट आइडेंटिफाई द थीव्स, सुजाता डे उन चोरों को क्यों नहीं पहचान पाई? क्योंकि भैया उन लोगों ने हेलमेट पहन रखा था, बिकॉज दे वोर फुल मास्क हेलमेट, दैट्स वाई दे कुड नॉट आइडेंटिफाई दोज थीव्स। नेक्स्ट एंड लास्ट, Who told सुजाता डे टू लॉज अ पुलिस कंप्लेंट, किसने बताया सुजाता डे को कि आप जाएं और एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाएं? ये बात बताया पुलिस ने। जब इन्होंने 100 नंबर डायल किया तो उन्होंने बताया कि मैडम जी आप जाके पहले एक कंप्लेंट फाइल करवाएं, रजिस्टर करवाएं, आफ्टर दैट हम लोग इंक्वायरी करेंगे। तो इस प्रकार से आपके 25 क्वेश्चन इनसेट के हुए, जिसमें आपने देखा टू साइनो, टू एंटो मतलब टू सिनोनिम, टू एंटोनिम, एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 स्पेलिंग करेक्शन, आपने देखा वॉइस नरेशन, ये तो मतलब मैंडेटरी आता ही आता है आपका। फिर आपने देखा सेंटेंस फिलर यानी ग्रामर पर बेस्ड जो आपका 3 पैटर्न है, उसमें स्पॉटिंग एरर दिया गया और सेंटेंस फिलर दिया गया। एक और पैटर्न है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जनरली वो आता नहीं है। ग्रामर को 2 तरीके से पूछा जाता है, तो सेंटेंस फिलर के रूप में या तो स्पॉटिंग एरर के रूप में। फिर आपको आया 3 क्वेश्चन, मैंने आपको बताया PQRS यानी एक सेंटेंस को अगर तोड़ दिया जाए और उसको डिसऑर्गेनाइज्ड वे में उसको रख दिया जाए, फिर उसको ऑर्डर वे में करके आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना हो, दैट इज कॉल्ड PQRS, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। 3 मैंने आपको क्वेश्चन बताए। और फिर आपका एक पैसेज आ गया, उस पैसेज को पढ़ना है। एक पैसेज रहेगा, 2 पैसेज हो सकता है, जनरली एक ही पैसेज आता है। पैसेज पढ़ करके उसी पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस रहेंगे। उन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको उसी पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, अपने हिसाब से दिमाग नहीं लगाना है। पैसे में क्या बोला गया है उसके हिसाब से आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये हुए आपके 25 क्वेश्चंस इनसेट के ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो आप तो खुद देखें ही और अपने जितने भी आपके मित्र हैं उनको बताएं भाई मॉडल पेपर अगर आपको इनसेट का देखना है तो इसको फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड देख लें, तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के, किस स्टैंडर्ड के, किस पैटर्न पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फिर अगले किसी मॉडल पेपर में। तब तक के लिए आप सारे बच्चों को जय हिंद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जयंत सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आप सभी लोगों का बहुत बहुत MKC में स्वागत है। आज हम लोग फिर यहाँ पर इनसेट के GK के प्रश्नों को देखेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, राजा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट जवाब देखिए उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। तो सही जवाब क्या होगा मेरे शेर? उड़ीसा, ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट, what is the name of the very severe cyclone storm that is active in the Arabian Sea in June 2023? जून 2003 में अरब सागर में सक्रिय अति गंभीर चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट जवाब शेरों साइक्लोन बिपरजॉय। क्या नाम था? साइक्लोन बिपरजॉय। नेक्स्ट, पहला ही आंसर मिल जाता है तो फायदा हो जाता है, बहुत अधिक माथा पच्ची की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप का क्या नाम है? MV एम्प्रेस, MV गंगा, MV कवरत्ती, लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, MV एम्प्रेस। क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को बेटा? ऑप्शन ए। कौन सा? 1 जून को। फीड कर लें ईमानदारी के साथ। ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है, आपके यहाँ पूछा जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटेड द ड्रोन्स फॉर द मेडिकल डिलीवरी, किस संस्था ने मेडिकल डिलीवरी के लिए ड्रोन का संचालन किया? दुबई सिलिकॉन, दुबई सिविल एवं फकीह यूनिवर्सिटी और बार्क एयर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट जवाब क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन सी। कौन सा होगा? शेर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस क्या है? क्या है बेटा?
यहाँ पर देखें गौर से, रेटिना की सूजन, कार्नियक सूजन, कंजक्टिवा की सूजन एवं परितारिका की सूजन। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? कंजक्टिवा की सूजन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, इन विच स्टेट वाज द हेमिस मोनास्टरी फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नागालैंड। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? लद्दाख। क्या होगा भैया? लद्दाख। नेक्स्ट, वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने बैडमिंटन में सबसे तेज शॉट का नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? देखें, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज। कौन सा? सात्विक साईराज। नेक्स्ट अगला, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी? यूएसए, नो, रूस, फ्रांस। किसने? फ्रांस। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, भारत के पहले स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के रूप में जाने जाने वाले किस जहाज ने जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023 के 7वें संस्करण में भाग लिया? आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कोमोटा, आईएनएस शक्ति, आईएनएस विक्रांत। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा भैया? ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट, 2023 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया? राजनाथ सिंह, दीपक, अमित शाह, नो, नरेंद्र मोदी। किसको चुना गया? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? When was the first session of Constituent Assembly was held? 10 जून 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी भैया? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? Where had the first session of Constituent Assembly हेल्ड? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? दिल्ली। कहाँ पर? दिल्ली। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अब आप खूब ध्यान से देखें, हु हैड चेयर्ड द इनॉग्रेशन सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। किसने की थी? ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो 14 का क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट और आगे बढ़ें, अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द इम्परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी आर अम्बेडकर, नो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में प्राथमिक जानकारी किसने दी थी? कनिंघम। Who gave the preliminary information about Harappan civilization? कनिंघम, मार्शल, माधव स्वरूप, चार्ल्स मैसन। तो 16 का करेक्ट जवाब क्या होगा? चार्ल्स मैसन। कौन होगा? चार्ल्स मैसन। ठीक मेरे शेरों, आइए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई? हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, कब हुई? 1935, 1942, 1901, 1921। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब 1921 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन डी। आइए मेरे शेरों, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लोर द हड़प्पन सिविलाइजेशन? सर
जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? जॉन मार्शल नो, दयाराम साहनी, ऑप्शन डी। क्या होगा मेरे शेर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा? गौर से पढ़ें। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो का नाम जुड़ा है वे हैं द टू इंडियन हिस्टोरियंस एसोसिएटेड विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेयर? कौन? दयाराम साहनी और ऑप्शन ए। कौन सा भैया? ऑप्शन ए। ठीक मेरे शेर, कम टू द, तो 19 का कौन सा ही होगा? दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इंडस सिविलाइजेशन इज नोन बाय व्हिच अदर नेम? हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहला जवाब हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऑप्शन ए। ठीक मेरे भैया, आए अगला प्रश्न देखें। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी? भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का क्या नाम है? क्या नाम है? सनव्यू फर्स्ट, सोलरिस मिशन, आदित्य L1 और हेलियो स्कैन अल्फा। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? आदित्य L1 means option C. Come to the next. Which women's visually impaired cricket team won the T20 final of the IPSA World Games in Birmingham? किस महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम में IBSA विश्व खेलों की T20 फाइनल जीता? कौन जीता? तो इसका करेक्ट जवाब ध्यान से देखें। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड। तो करेक्ट जवाब इंडिया या भारत। नेक्स्ट अगला प्रश्न, Which nation is the host of the multilateral exercise Bright Star 2023 from 27 August to 16 September to 2023? 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 23 का मेजबान कौन था? सऊदी अरब, ग्रीस, कतर, मिस्र और भारत। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट जवाब मिस्र, ऑप्शन डी, अर्थात इजिप्ट। क्या कहेंगे? इजिप्ट। नेक्स्ट, who was declared the winner in Zimbabwe's presidential elections? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजेता घोषित किया गया? किसे? रॉबर्ट मुगाबे, नेल्सन चामिसा, एमरसन मनांगवा और नेल्सन मंडेला। तो किसे किया गया? तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, एमरसन मनांगवा, ऑप्शन सी। और आइए हम लोग तेजी से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। जैसे who became the first foreign head of the government to receive the Grand Cross of the honor from the Greek government? ग्रीक सरकार ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले सरकार के पहले विदेशी प्रमुख कौन बने? एंजेला मार्केल, इमैनुअल, नरेंद्र मोदी, बोरिस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये रहे हमारे 25 बेहतरीन प्रश्न। और आज इसी के साथ रोकते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप फिट रहें, मस्त रहें, बहुत बहुत खुश रहें। जय हिंद।
जय हिंद बच्चों, आइए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बच्चों इनसेट का पेपर आपका। देखिए इसमें 25 क्वेश्चन बच्चों रीजनिंग के आने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हो वो बिल्कुल बच्चों रिसर्च करके उसमें डाले गए हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको करके जाना है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, इसी जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ पेन और पेपर के साथ तैयार होइए और बच्चों इस मॉडल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों आपका टीला है, टीला को आपका पहाड़ बोला गया, मतलब टीले आपके जो है अगर छोटे छोटे मिल के मतलब जो है बनेगा तो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका इन लॉग है, मतलब आपका अगर गीत मिलकर क्या बनता है, संगीत बनता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी पार्ट आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपका हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है आपका, तो आप बताएंगे उसमें आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में आपका क्या पाया जाएगा, तो आप बताएंगे मैग्नीशियम पाया जाएगा। साइंस का पार्ट है ये। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है 26 है, 26 है। प्लस का मतलब क्या दिया गया, प्लस का अर्थ आपका है गुणा 74 है। माइनस का अर्थ आपका डिवीजन है 4 है। इनटू का अर्थ आपका दिया गया माइनस है तो -5 है। और डिवीजन का अर्थ आपका क्या, डिवीजन का अर्थ आपका प्लस है, +2 है। अच्छा भाई, यहाँ से जब आप देखेंगे गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो भाग करेंगे 4 से, तो 2/3 आपका कितना आ जाएगा 6। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 सते आपका 14। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 13 सते कितना हुआ 91, 13 3 39 और आपका 9 कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे देखिए आपका कितना है भाई माइनस है, तो -5 और 2 है तो -3 आपका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 478 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कौन सा जाएगा आपका, तो सी पार्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको देखना है कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे रख दें कि ये आपका अरेंज हो जाए। तो इसमें आप देखिए क्या रख सकते हैं आसानी से, हम यहाँ पे डिवीजन है, देखो यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो आसानी से कट जाएगा। 16 6 कितना आ जाएगा 96, यहाँ पे बराबर हो जाए और ये गुणा हो जाए, 8 दूनी 16। तो आपका सिर्फ किस में मिल पाएगा, ए पार्ट में आसानी से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला देखो, अगला भैया आपका दिया गया है 41। 41 आपका कितना हो गया 10 जुड़ा, फिर 10 जुड़ा, फिर आगे 10 जुड़ा, फिर आगे 10 जुड़ेगा, तो 2 ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका आंसर है, ठीक है, या तो सी या तो डी। अब अगला हम देखते हैं 17। यहाँ पे 17 दूनी 34 आपका कितना जुड़ा है 34 4, 17 4 21। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 21 जुड़ा, इसमें भी चेक करिए 21 ही जुड़ा है। यहाँ पे भी आप चेक करिए 21 ही जुड़ा है, आगे भी 21 जुड़ेंगे तो 70 और आपका 21 91 आ जाएगा। तो लास्ट में इसमें 91 तो है नहीं, तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे दिया गया 85 20 और 5 है और 126 24 आपका। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए क्या ऐसा है कि 20 चौक 20 यहाँ पे आप देखिए आपका 20 चौक 80 इसको जोड़ा जाएगा तो 24 चौक 96 तो ये जोड़ा जाएगा तो आपका 102 होगा, तो ये तो है नहीं आपका। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए अगला, यहाँ से अगर हम देखें 20 पंचे आपका 100, यहाँ पे अगर आप करते हैं 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 और माइनस आपका 15 है, तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर घटाया गया है। तो 24 6 का आपका कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14 और इसका अंतर कितना आ जाएगा 18। यहाँ से माइनस करिए, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पे कितना बचेगा 3 1 आपका 2, 126 बिल्कुल दिया गया है। इसका मतलब आपका क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसका गुणा करेंगे और इसी का अंतर इसी में से फिर क्या करेंगे घटा देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 28 रखते हैं, कितना रखते हैं 28 रखते हैं। 7 8 कितना हो जाएगा आपका 56 और 7 दूनी 14, 5 कितना आ जाएगा 19 और यहाँ पे इसका अंतर कितना आ जाएगा 21। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 9 में से 2 जाए कितना आ जाएगा 7, 175, जो कि आपका बिल्कुल आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, डी पार्ट आपका सेटिस्फाई कर देगा इनको। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया 3 3 9, 2 दूनी 4, 5 25 25, 9 9 81, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे अंकों का योग देखिए आपका क्या हो जाएगा, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 7 और 2 9 हुआ, 6 3 9 हुआ, 5 4 9 हुआ, ये हो गया आपका 6 3 आपका 9 हुआ, 7 और 2 9, 8 1 9 हो गया। आगे बात करते हैं 6 3 9 8 1 9, 7 2 9 आपका ये अलग होगा, चेक कर लो एक बार आप, 7 2 9 9 हो गया, 5 4 9, देखिए यहाँ 6 बच गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट आपका आसानी से आ जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन
यहाँ पे आप देखेंगे 39 में कितना जोड़कर आपका 41 लाया गया है, 48 लाया गया है। तो यहाँ पे 39 एक आपका कितना हो जाएगा 40 और 8 एक 9 जुड़ा है। यहाँ पे भी कितना जुड़ा है 9 ही जुड़ा है। और यहाँ पे आप देखिए कितना जुड़ा है, तो 9 जुड़ा होता तो सही रहता। तो मतलब यहाँ पे आपका 9 घटाएंगे तो 21 रहा होगा, और इसमें 9 घटाएंगे देखिए 12 दिया गया, मतलब ये वाला नंबर आपका गलत है। तो यहाँ पे 28 नंबर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखेंगे आपका ग्रेस, यहाँ पे आपका क्या दिया गया, ये 7 है, तो ये कितना आपका 2 है, तो यहाँ पे कितना कम हुआ 5, ये आपका 18 है, यहाँ पे आपका 13 है, तो कितना कम हुआ आपका, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5 माइनस हो गया है, यहाँ पे 1 है, मतलब आप कितना मान लोगे 27, और यह है आपका 22, तो 5 कम हुआ। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ 3 है तो 26 लीटर होते हैं, 26 3 कितना हो गया 29, 29 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, किसका होता है x का। तो x शुरुआत में किस में है भैया, आपका सिर्फ डी पार्ट में दिया गया है। तो इस तरीके से आपको समय नहीं गंवाना है, बिल्कुल आपको फास्टली करना है क्वेश्चन को। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए आपका AEIOU, ये आपका 1 2 3 4 5 ये दिया गया है। तो जहाँ जहाँ वावेल है वहाँ नंबर दिए गए हैं उसी के। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ई था ना, तो ई का नंबर यहाँ पे दिया गया है। यू आपका देखिए, यू का आपका नंबर यहाँ पे 5 दिया गया है आपका। सेम उसी तरीके से ई था आपका, तो ई आपका देखिए दिया गया। बाकी सब में क्या किया गया है, बाकी सबको एक लेटर आगे बढ़ा दिया गया। आर को एस, क्यू को आपका आर, यहाँ पे एस का आपका टी, टी का यू। आगे बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे तो 1 आएगा पहले, तो सी का तो आपका क्या हो जाएगा डी आएगा। आई का आपका कितना है भाई, यहाँ पे 3 है, डी का आपका ई है। ऐसा किसी ऑप्शन में है तो बिल्कुल नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सिस्टर आपका लिखा गया है। देखिए आर का आपका एस है, एच का आई है, क्यू का आर, मतलब एक एक लेटर आपका आगे, किसका आपका आगे बढ़ाया जाए। टी का यू, यू एम का एन आपका, बी का सी, जे के एल आपका हो गया, डी ई। सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, ए पार्ट मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है। ऐसे आगे बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया सूर्य चंद्रमा तारा। तो भैया क्या होता है, सूर्य जो आपका है वो क्या है तारा है, लेकिन चंद्रमा आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका यहाँ पे डी पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा बच्चों। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कबूतर, पक्षी और कुत्ता दिया गया है। तो कबूतर और पक्षी अगर आप देखेंगे सारे कबूतर क्या होंगे, पक्षी होंगे, लेकिन कुत्ता आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, हमसे डी का अपोजिट पूछा गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे 2 आपको क्या मिल गए हैं, सेम मिल गए हैं। 2 अगर सेम मिल गया तो दूसरा आपका जो बचता है वो ऑटोमेटिक एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ईसी आपका मिल गया, क्या मिल गया, ईसी आपका मिल गया। तो बचा क्या, ए और डी। ए और डी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। डी का ही अपोजिट आपसे पूछा गया है, तो क्या मिल गया हमारा, ए मिल गया। आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया ईगल, अर्थ और ईगर आपका अर्ली और ईच, कौन आपका पहले आएगा। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अरेंज करना है। आगे अगर हम बात करते हैं ई ए क्या है आपका, सब में दिया गया है, ई ए सब में दिया गया, लेकिन यहाँ पे जी है, आर है, सी है और यहाँ जी है, आर। तो आप बताएंगे सबसे पहले तो 5 ही आएगा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में 5 आएगा, जो कि आपका सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया है, वो आपका किस में है, डी पार्ट में, बाकी किसी में नहीं है। आगे बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 6 किलोमीटर आपका पूरब की ओर जाता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये आपका देखिए मैंने कई बार आपको शार्ट ट्रिक भी पढ़ाया है। यहाँ पे आप NESW लगा दो, फट से इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। 4 किलोमीटर उत्तर, तो ये नॉर्थ आपका उत्तर हो गया। फिर आपका 6 किलोमीटर पूरब आपका, तो यहाँ पे पूरब हो जाएगा। 4 किलोमीटर उत्तर, फिर से ये आपका उत्तर चला जाएगा। अब इसी को आपको जो है देखना है, 4 4 कितना हो जाएगा 8 और 6, 2 डायरेक्शन बचेगा। 8 6 का कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा। किसका स्क्वायर है, 10 का। और कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 10 आपका किलोमीटर आ जाएगा। बिना डायग्राम के आप आसानी से लगा सकते हैं। आगे आपका दिया गया 180 डिग्री कब बनेगा भैया, तो ये 3 है। 3 यहाँ पे बच्चों आपका पीछे किस पर आएगा, 9 पर। तो 9 पर आपका कितना मिनट होता है, 45। तो आप फार्मूला लगाएंगे 45 प्लस 45 बटे कितना हो जाएगा 11। तो 11 चौक 44, 45 4 कितना आ जाएगा 49, 1 बच जाएगा। इतना तो मिनट होगा, लेकिन कितना बज रहा था 3, तो 3:49 सही आपका 1/11 मिनट पर ये कितना बनाएगा 180 डिग्री बना देगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपका दिया गया है, कल से पहले।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं आज यहाँ पे है, ये कल मतलब यहाँ पे आपका जो बीता हुआ कल है, ये कल से पहले का दिन क्या है आपका शुक्रवार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शुक्रवार, शनिवार, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका रविवार आ गया। आगे कल के बाद का दिन, कल के बाद का दिन क्या होगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मंगलवार आ जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 15 सितंबर आपका दिया गया है 1992 को शुक्रवार है, तो यहाँ पे आपका दिया गया 15 सितंबर 1992 को क्या है आपका शुक्रवार है। इस दिन क्या है आपका फ्राइडे है। हमसे क्या पूछ रहे हैं 26 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन होगा। तो भैया सबसे पहले क्या आता है सितंबर, फिर आपका अक्टूबर, फिर आपका नवंबर, फिर आपका क्या आता है दिसंबर आता है। दिसंबर में दी गई तारीख, और नवंबर 30 दिनों का होगा, और यहाँ पे अक्टूबर 31 दिनों का, सितंबर में बाकी का दिन तो 30 दिन का होगा आपका। तो 15 दिन अभी बाकी, 15 तारीख बीत गई है। तो यहाँ 7 से भाग दे दो, 1 आएगा, 7 चौका 28 आपका 3 आएगा, 7 चौका 28 2, और 7 तरीक 21 आपका कितना बचा भाई, तो आप बताएंगे यहाँ पे 5 5 2 7, ये खत्म हो गया, कितना आ गया 4। कैलेंडर में आप आगे जा रहे हैं सितंबर से दिसंबर, तो 4 दिन आगे चले जाइए। शुक्रवार के बाद आपका शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आपका क्या आ जाएगा मंगलवार, आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा, देखिए कौन बोल रही है, औरत बोल रही है, किससे बोल रही है, अपने पति से बोल रही है। तो यहाँ पे देखिए पहले औरत के बारे में आप बनाइए, पहले सबसे पहले औरत के बारे में आप बनाइए। यहाँ से उसके भाई का पिता, पहले छोड़ दीजिए इतना, ये क्या बोल रही, मेरे दादा, इसके दादा कहाँ हो जाएंगे, पिताजी होंगे। पिताजी के पिताजी क्या कहलाते हैं, दादा कहलाते हैं। ये हो गए इनके दादा। दादा के इकलौते पुत्र मतलब इनके पिताजी की बात हो रही, पुत्र है। अब ये किसकी बात करें, आदमी की ओर इशारा करते हुए बोल रही है। तो ये आपका क्या बोली है, उसके भाई के पिता। तो यहाँ पे जो है कोई आदमी है, कोई आदमी है, उसका भाई है, और उसके भाई के ये पिता हैं, इनके दादा के इकलौते पुत्र थे। अब पढ़िए आप, तो औरत कौन है, आदमी का, तो भैया उसी की पीढ़ी में उसी की बहन लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, बहन लगेगी, एक ही इकलौता आदमी था। यहाँ पे बात करते हैं, अगला आपका दिया गया यम पी का पुत्र है। यम क्या हो जाएगा, पी का पुत्र है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यम जो है पी का पुत्र है। क्यू ओ की पोती है, क्यू जो है ओ की पोती, अभी तो हटा दो इसको। जो का मतलब ओ की बात कर रहे हैं। ओ पी का पति है, ओ जो है क्या हो जाएगा, पी का पति है। इसका अगर ये पति है तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। आगे बात करते हैं, क्यू ओ की पोती है। क्यू जो है ओ की पोती है, तो क्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, इनकी पोती है। यम कौन है, ओ का। यम जो है ओ का कौन है, तो भैया ओ का कौन हो जाएगा, ओ का तो इसका पुत्र नहीं होगा, इसकी पत्नी, पत्नी का पुत्र क्या कहलाता है, पुत्र कहलाएगा। पत्नी का पुत्र पुत्र कहलाएगा। आगे बात करते हैं अगला, तुम्हारी माताजी तुम्हारे पिताजी से 4 साल छोटी हैं और तुम्हारे पिताजी की आयु तुमसे 6 गुना है। यदि तुम्हारी आयु 6 वर्ष है तो तुम्हारी माता की आयु, देखो भाई सबसे पहले पुत्र जो है वो कितने साल का है, 6 साल का है, 6 वर्ष का है, और तुम्हारे पिताजी की आयु तुमसे 6 गुना है। तो 6 6 कितना हो गया, 36। 36 साल के क्या हो गए, पिताजी हो गए। फिर आपसे क्या बोला गया है, तुम्हारे पिताजी 4 साल छोटी है माताजी। तो माताजी कितने साल की हैं, यहाँ पे 4 साल छोटी हैं इनसे, तो ये 32 साल की हैं। तो अब पता चल जाएगा आपका कि माताजी कितने साल की हैं, 32 साल की हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, डी पार्ट आ जाएगा। अगला आपका दिया गया है, इसमें कितने त्रिभुज है भाई, तो यहाँ से आप चेक करिए, 1 2 3 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो 1 2 और 1 2, 2 1 3, 3 3 कितना हो गया आपका 6, 8 6 कितना हो गया आपका 14, 14 तो सीधे सीधे हुए। अब आगे बात करते हैं, क्या इनके मिलने से कोई बन पाएगा, तो एक इधर वाला हो गया आपका, एक इधर वाला हो गया, और एक बड़ा वाला हो गया, तो 3 इसमें और जोड़ दीजिए, 14 और 3 कितना आ जाएगा, टोटल आपका 17 ट्रायंगल निकल कर आ जाएंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका दिया गया कितने आयत होंगे। आयत भैया अगर आप देखोगे इसमें आपका ये वाला जो होगा, यहाँ से आप देखेंगे तो 1 2 3 4, और इधर 1 और इधर 1, और इधर से आपका 1, इधर से आपका 1, 9 तो आपको ऐसे ही मिलेंगे।
एक लाइन जैसे ही आप इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक लाइन से 3 मिलेगा, तो 1 2 3 4, 4 3 कितना हो गया, 12 लाइन आपकी आ जाएंगी लाइन की वजह से। 12 9 कितना आ जाएगा, 21। तो टोटल जो आ जाएगा आयतों की संख्या वो कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। तो ये रहे आपके जो है 25 क्वेश्चन जो कि आसानी से आपको समझ आए होंगे और आपके एग्जाम में बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।